प्रणाम है आप सभी को। स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। बात हो रही है हैप्पीनेस की, आनंद की, एंजॉयमेंट इन लाइफ की। यस, आज के इस कलयुग में हम इन सब्जेक्ट्स पे बात कर पा रहे हैं क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजी किंग विद अस, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज डेस्टिनी मॉडिफायर। कोई भी प्रारब्ध आप लेकर आए हैं, कैसी भी किस्मत आप लिखवा कर लाए हैं, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को मॉडिफाई करवा सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी को मॉडिफाई करनी आपको खुद पड़ेगी। और ये संभव हो पाया है टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत, जो कि प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल की देन है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है कुच्छल चक्र, जिसके बारे में कल अश्विनी जी ने हमें बताया है। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल की वीडियो, कल यानी कि 10 अगस्त की वीडियो अवश्य देखें। मैं हूं कृष्णिका, निधि कंसल, फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की एक्सपर्ट, कृष्णिष्ट मंदिर अम्बाला की केयर टेकर। क्योंकि मैं मंदिर संभालती हूं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हूं बहुत ही कम उम्र से, तो ये समझती हूं कि इस दुनिया में तकरीबन हर मनुष्य पे एक मुसीबतों का, एक दुखों का अंबार है, एक पोटली है हम सबके पास बड़ी बड़ी। अपनी उस पोटली को एप्रीहेंशन, चिंताएं, स्ट्रेस, इन सब का भार हम कैसे कम करें, यही है स्पिरिचुअलिटी। इसलिए ये अध्यात्म की ओर हम मुड़ते हैं और अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका जैसी योग्यता। अश्विनी जी प्रणाम। अश्विनी जी, आपने कुच्छल चक्र के बारे में हमें बताया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। कुच्छल चक्र, क्या हम इसे टेक्नोलॉजी कहेंगे या ये क्या है? बेसिकली कुच्छल चक्र है क्या? क्योंकि इसमें आप व्यवहार ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, ये व्यवहार ज्ञान आएगा। साधारण भाषा में ये एक समझो कि एजुकेशन है, ये एक शिक्षा है, विद्या कह सकते हैं इसको हम। यहाँ पर शिक्षा और विद्या में शायद फर्क समझना होगा, तभी हम टेक्नोलॉजी और ज्ञान, विज्ञान, ये सब शब्द समझ पाएंगे। एक होता है शब्द शिक्षा, जो आजकल बहुत चला हुआ है, जिसको एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये शब्द बहुत चला हुआ है, और शिक्षा तो इसका एक मतलब ही समझ लो कि जिसका सब कुछ लिमिटेड है, हर चीज बहुत बहुत लिमिटेड होगी, जिसमें जो सिखाने की प्रक्रिया लिमिटेड होगी, जिसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होंगे, तो वो तो शिक्षा है। शिक्षा यानी टोटल कंफ्यूजन का ढेर, और उसमें से कुछ भी निकाल लो, कंफ्यूजन ही निकलेगा। वो कहते हैं कि ऑब्सोल्यूटेड मटेरियल। हमारा ना ये शिक्षा जो आधार है, वो एक कबाड़ी की दुकान है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो शिक्षा है वो कबाड़ी की दुकान है, और कबाड़ की दुकान में तुम्हें क्या मिलेगा? हर वो चीज जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, हर वो चीज जिसका उपयोग खत्म हो चुका है। क्रांतिकारी विचार है आपका कि शिक्षा इज कबाड़ी की दुकान। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप में बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं कि शिक्षा एक विवादित कैसे हो गया? तुम देख लो ना अपने आप कि आज की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, गाड़ियों की बात करते हैं हम, कारों की बात करते हैं, तो ज्यादातर जो नई कारें बनी हैं वो सारी की सारी कबाड़ी की, जहां पर के सारी वेस्ट कारें फेंक दी गई थी, वहां पर कुछ जो समझदार, मतलब टेक्निकल लोग थे, इंजीनियर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पढ़े लिखे होते तो शायद वो कहीं नौकरी कर रहे होते, पर वो उस दुकान में जाकर के वो पार्ट पुर्जे ढूंढते हैं जिनका उपयोग करके वो नई गाड़ी का निर्माण करते हैं। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं कि नई जितनी भी गाड़ियां डेवलप हुई हैं आज तक, सारी की सारी, ज्यादातर क्या, सारी की सारी गाड़ियां कबाड़ खाने में ही डेवलप हुई हैं। इनोवेशन जिसको कहते हैं,
इनोवेशन वही हुई है सारी की सारी। क्यों? क्योंकि वहां पर हर गाड़ी का पुर्जा मिल जाता था, तो तुम कौन सी गाड़ी का कौन सा पुर्जा बेस्ट है उसको पिक करके और नया कुछ निर्माण करते थे। बात को समझो। और वही एजुकेशन है। साइंस क्या है? पुराने सारी चीजों को समझ करके उसमें से कोई एक नया नंबर निकाल दिया, नया नाम निकाल दिया। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में लाखों वर्षों की बात होती थी, लेकिन अब हम मिलियंस की बात करने लग गए। लाखों वर्ष को हमने ऑब्सोलीट कर दिया डिक्लेयर, और मिलियंस की बात करने लग गए। मिलियन क्या है आपको पता है? मिलियन किसको कहते हैं? हाँ, मिलियन 10 लाख को ही कहते हैं। करेक्ट। तो मिलियन शब्द पॉपुलर हो गया 10 लाख, जबकि लाखों शब्द में 10 लाख तो ऑलरेडी कवर हो गया। लाखों में आप करोड़ों भी कवर कर सकते हो। यही प्रॉब्लम रही हमारी कि हमने ये समझा ही नहीं कि मिलियन कहने से हम लाखों को नहीं छोड़ पाए, ना छोड़ सकते, उतनी ही जीरो लगेंगी। एक ही तो बात है। एक ही बात कैसे हुई? लाखों का मतलब 1 लाख से शुरू हुआ और मिलियन का मतलब 10 लाख से शुरू हुआ। एक ही बात कैसे हो गई? तुमने यूनिट तो खा ही गए तुम लोग। मतलब एक समय को, यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा समय का। समय का पहले जो रेफरेंस हुआ करता था वो हुआ करता था पल, और अब जो रेफरेंस है वो है सेकंड। और पल को खा गए। पल तो डिफाइन है ही नहीं, पल की डेफिनेशन करना नहीं छोड़ा। मतलब लोगों ने पल की डेफिनेशन तो करी नहीं कि पल को डिफाइन करते, उन्होंने एक नया वो क्रिएट कर दिया सेकंड, और जिसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम ही बिगड़ गया, सारा ज्योतिष बिगड़ गया, सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई। जो इतनी एक्यूरेट हुआ करती थी वो सारा का सारा ज्ञान ही फेल हो गया, सारा का सारा। मतलब हमने सोचो, हमने जब कृष्ण की 16 कलाओं को तो बात नहीं करी, उसको नहीं समझने की कोशिश करी, और हेक्साडेसिमल सिस्टम बना दिया जो कि कृष्ण के दिए हुए सिस्टम के ऊपर आधारित है सारा का सारा। पर हमें नहीं मालूम, हमने इंचों का और एक वो मीट्रिक सिस्टम बना दिया। मीट्रिक नहीं, एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम। वो सारा का सारा तो राम जी का दिया हुआ है। 12 राम जी 12 कला संपूर्ण थे, तो 12 का सिस्टम तो सारा राम जी का दिया हुआ है। वो उसको लिए हमने एफपीएस सिस्टम कह करके और फुट को 12 इंच कर दिया। तो फुट को डिफाइन कर दिया, इंचों को छोड़ दिया, और इंच क्या है वो पता नहीं। तो हम लोग सिर्फ कबाड़ी की दुकान पर ही जाकर के और अलग अलग चीजों के पार्ट उठा करके एक नया पार्ट तैयार कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए हम लोग अभी तक भी एक ढंग का मिसाइल नहीं बना पाए जो महाभारत में बनाया जाता था। सारे उसी काम में लगे हैं कि महाभारत में जो मिसाइल यूज होते थे वो मिसाइल मैं आज बना लूं, पर नहीं बना पाए। कारण क्या है? क्योंकि हम गलत दिशा में चल रहे हैं, हम कबाड़ खाने में चल रहे हैं, हम ऑब्सोलीट चीजों से नव निर्माण कर रहे हैं। समस्या यही है कि ऑब्सोलीट चीजों से अगर आप नव निर्माण करोगे तो वो कैसे संभव हो जाएगा भाई? इसीलिए हम लोग यही भूल गए कि गर्भकाल 3 साल का होता है। वर्ष जो है, भ्रमण जो है, वो 375 दिन का होना चाहिए। हम तो 365 और 366 और 360 में अटक के रह गए। हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कबाड़ी की दुकान बना रखी है। हमारे को 2 प्रॉब्लम हमारी क्या क्या हो गई। देखो, नया वर्ष अब इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो नया वर्ष जो है दिसंबर में खत्म होता है, जनवरी से शुरू होता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। तो ये 2 चीजें सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए हम लोग। जबकि हिंदी कैलेंडर मार्च में खत्म होता है, अप्रैल में शुरू होता है, तो उसको लेकर के चल रहे थे, उसको तो छोड़ दिया हमने जो। और अब 2 चीजों में आकर के फंस गए हम लोग कि कंफ्यूजन क्या होता है कि पता नहीं ये ठीक है कि पता नहीं ये ठीक है। अब नया वर्ष को तुम और फाइनेंशियल वर्ष को अलग क्यों रखते हो? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है ही नहीं, तुम्हारे पास विज्ञान है ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ ऑब्सोलीट चीजों से इकट्ठा करके और एक नव निर्माण करने की कोशिश, यही चल रही है।
इस बात को समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। कन्याएं कष्ट भोगती रहेंगी, व्यवहार ज्ञान टोटल गायब हो गया। इमेजिन, मां को गुरु कहा जाता है और आज की तारीख में मां को 2 पैसे को कोई पूछता नहीं है। जैसे ही बच्चे को समझ में आने लगती है तो वो मां को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? इस बात को नहीं समझने की कोशिश की किसी ने। हाँ, एनफोर्स करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पर रूट कॉज, जड़ कोई ढूंढना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई है कि कबाड़ी की दुकान पर जाओ और वहां से कुछ चीजों को उठा करके ले आओ और उससे एक नया बना दो। हमारा रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग प्रोसीजर क्या है? वेस्ट से वेस्ट का निर्माण, और वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कोई नव निर्माण नहीं हो रहा है, कोई नया निर्माण हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑब्सोलीट चीजों से कोई नव निर्माण करने की कोशिश करोगे तो नव निर्माण कैसे हो जाएगा? आज बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं, पहले बीमार नहीं पैदा होते थे। तुम अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखो, उनके पेरेंट्स को देखो, आज भी तुम्हें वो लोग 103, 105, 120 साल के मिल जाएंगे। और आज क्या हो गया? आज टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये क्या हो गया कि 130, 140, 150, 150, 300, 500 साल के लोग उपलब्ध है, अवेलेबल है आज की तारीख में। लोग कहते हैं कि उम्र, ज्यादा उम्र का तो नुकसान है, फायदा है ही नहीं, उम्र ज्यादा नहीं चाहिए। और टीनेजर, जब ये स्टेटमेंट मार्केट में आ गई कि हमें उम्र ज्यादा नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीनेजर सुसाइड करेंगे ही। तो अब टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स को? क्यों पेरेंट्स परेशान है? क्यों इसके लिए समाज दुखी है? आज की तारीख में मुझे बताया गया कि ईस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, ईस्टर्न कंट्रीज में ये हालत हो गई है कि 3-3 लड़कियां एक लड़के के साथ रह रही हैं और वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, कोई भी एक भी। तो क्या होगा? सोच करके देखो। टीनेजर सुसाइड कर रहे थे तो उसका नया तरीका ये निकाल लिया कि एक पुरुष के साथ 3-3 महिलाएं, 4-4 महिलाएं रह रही है, बल्कि 4-4 महिलाएं तो रह ही रही है पहले से। ये तो पिछले 200, 200, 500 साल से चल ही रहा है कि एक ही पुरुष के साथ 5, बल्कि पहले चला करता था। रामायण काल को देखो, दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो 3-3 महिलाएं एक पुरुष के साथ क्यों रह रही हैं? और वैसे कहने को है कि स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। मतलब कमाल का कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे हैं हम लोग कि बेटियों की संख्या बढ़ाओ और एक एक पुरुष के साथ 3-3 स्त्रियां रह रही है, तो क्या स्त्रियों की संख्या कम है? कैसे, कौन कह सकता है कि एक पुरुष के साथ 3 स्त्रियां रह रही है तो स्त्रियों की संख्या कम है? ये बात कहां से आई? कैसे आ सकती है? एक ही पुरुष के साथ 4-4 औरतें रह रही हैं, तो ये मिथ्या है कि नहीं है कि बेटियां कम है, लड़कियां कम है? ये मिथ्या है कि नहीं है? तो इन मिथ्या पर आप विश्वास कर रहे हो। और मिथ्या किसको कह रहे हो? मतलब षोडशी कला, जो कृष्ण थे षोडश कला संपूर्ण थे, फिर भी उनको एजुकेशन लेने के लिए संदीपनी आश्रम जाना पड़ा। क्यों? उस बात को समझने की कोशिश नहीं की किसी ने और हेक्साडेसिमल सिस्टम बना करके रख दिया। कमाल है। तो शिक्षा नाम की चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। अनलेस यू गेट रिड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड शिक्षा, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। विद्या पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। शिक्षा पैसा कमाना सिखाती है और विद्या जीवन जीना सिखाती है। यही फर्क है। विद्या एब्सोल्यूट कैरियर की बात करती है और शिक्षा रिलेटिव कैरियर की बात करती है। और रिलेटिव कैरियर का मतलब है कि तुम हमेशा परेशान रहोगे,
हमेशा बीमार रहोगे। और विद्या का मतलब है कभी भी बीमार नहीं होगे, रोग मुक्त जीवन, आनंद पूर्वक जीवन। पूर्ण आनंद संपूर्ण आनंद नहीं होगा कह सकता हूं मैं, पर आनंद जरूर होगा। और शिक्षा से आपको आनंद कभी नहीं मिल सकता, सिर्फ मजा मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद और मजे का फर्क समझना ही होगा। मजा होता है ड्रग से, क्षणिक होता है, बहुत कम समय का होता है, जो ड्रग से मिलता है वो मजा होता है। और आनंद होता है, जो आनंद होता है मतलब उसमें तुम्हें भोजन मिले ना मिले, कैसा मिले क्या मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप आनंद में रहोगे। तो समाज को आनंद में रहना सीखना है तो विद्या पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और विद्या का समझना है तो बड़ा सिंपल है। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। बस ये 4 लाइनें अगर समझ सकते हो तो अपने आप ही शिक्षा और विद्या का फर्क समझ में आ जाएगा। वो पैसा जो बीमार करता है और बर्बाद करता है वो शिक्षा देती है, और वो पैसा जिसको अच्छा पैसा कहा गया है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ विद्या सीखने के बाद ही कमाया जा सकता है। जी। तो जो एजुकेशन आज प्रिवेलिंग है वो कंफ्यूजन को बढ़ावा दे रही है, जबकि विद्या हमेशा हमें एक आनंद की स्थिति में रहना सिखाएगी। जी। अभी जिस एजुकेशन की हम बात करते हैं उसी के द्वारा ये सारे इनोवेशंस पॉसिबल हो सके हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज हम आज की डेट में यूज करते हैं they all are given by the current education which is prevailing. No. Who says? Current education is teaching you pick up the material from obsoleted. Why don't you understand that? तो वो कैसे innovation कर सकते हैं? They are not doing any innovation. They are just modifying. Try to understand the difference between innovation and modification. Whatever this education is teaching us is only modification. Nothing like innovation. No innovation at all. अभी आज से तकरीबन 100 साल पहले तक भारत के गांवों में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, और उसकी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा हम इमेजिन कर सकते हैं। आज हर घर में बिजली है, पंखे हैं, एसी है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं क्यों फिर सोलर सिस्टम पर क्यों चले गए? मुझे बताओ, क्या सोलर सिस्टम तो सोलर एनर्जी तो शुरू से सारे गांव में रही है अवेलेबल, पर उस सोलर एनर्जी को हम शाम के टाइम यूज नहीं कर पाते थे, रात को अंधेरे में बैटरी से यूज करते हो। सोलर एनर्जी का क्या यूज करते हो? सोलर एनर्जी का यूज तो करते हो दिन में, कि बैटरी हो जो पानी पंप चल रहा है तो पानी निकाल रहा है, सोलर एनर्जी तो निकाल रही है, दिन में ही तो यूज हो रहा है वो। नहीं, सोलर एनर्जी के थ्रू हम सोलर सेल्स बनाते हैं, सोलर सेल्स को यूज करके हम किसी भी डिवाइस को चला सकते हैं, रात को शाम को किसी भी टाइम। मतलब देखो, इमेजिन करो कि हम क्या कर रहे हैं। वो सूर्य जो धरती पर अनाज पैदा करने के लिए अपनी वो दे रहा है, उसको हम ढक देते हैं पेड़ लगाकर। मतलब मूर्खता की हद होती है। और पेड़ लगाकर जब सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारा एग्रीकल्चर कैसे होगा? उसका तो सत्यानाश हो ही जाएगा। और फिर कहते हो कि एग्रीकल्चर में हमें वो डालने पड़ते हैं कीटाणुनाशक, और तो वो डालने ही पड़ेंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी तुम पहुंचने नहीं दे रहे वहां तक। मतलब कमाल है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ऑब्सोलीटेड चीजों से इनोवेशन नहीं होता है, मॉडिफिकेशन होता है, सिर्फ मॉडिफिकेशन और कुछ नहीं होता है। जबकि सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्ट यूज करोगे तो तुम बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं,
और बीमार नहीं पड़ोगे तो तुम्हें नैनो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य की जो एनर्जी में इतनी क्षमता है कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी को निरोगी रख सकता है, 100%, 100%। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं उससे, मतलब सूर्य की रोशनी जो इतनी है उससे हमने इतना सा बल्ब जला लिया, कमाल है। और हम सोचते हैं कि हमने पता नहीं क्या तीर मार लिया, मतलब हद है, हद के ऑब्सोलिटी चीजों में हम इतना उलझ कर रह गए हैं कि हमें यही नहीं पता लगता कि इनोवेशन और मॉडिफिकेशन में फर्क क्या है। आज की तारीख में आप देखो गांवों में जाके जुगाड़ बनाया जाता है, ट्रैक्टर और उसको जोड़ करके एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया आईआईटी ने। मैंने सुना था कि आईआईटी ने ट्रैक्टर को और ट्रॉली की जगह पे एक बस का वो स्ट्रक्चर लगा करके और एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर दिया। अब ये इनोवेशन है या मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन। करेक्ट। तो हम इनोवेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इनोवेशन के नाम पर। हमें एजुकेशन ने यही सिखाया, कॉपी करते हैं विद चेंज ऑफ कलर्स, कॉपी करते हैं विद चेंजिंग द शेप। मतलब हम लोगों ने हाथी को डायनासोर बना दिया, कमाल है हमारा कि हमने हाथी को डायनासोर बना दिया। तो इसको हम लोग मॉडिफिकेशन कहेंगे या इनोवेशन कहेंगे? आज जो मेटावर्स है वो क्या कर रहा है? मेटावर्स इज ओनली मॉडिफाइंग, इट इज गिविंग यू एन ऑप्शन टू मॉडिफाई वर्चुअली। तो तुमने किया क्या? जबकि फिजियो वर्चुअल में रहते तो यू वुड हैव डन सम इनोवेशन। वर्चुअल फिजिकल में चलते तो शायद कुछ नया बना पाते। और ये बताया है नवीन समय चक्र को देखो, नवीन समय चक्र 2004 में आया था, उसको अगर देखोगे, दक्षिण्य संवत को समझो, तो जो 2006 से शुरू हुआ था, तो समझ में आएगा कि इनोवेशन क्या होती है। तब समझ में आएगा मॉडिफिकेशन और इनोवेशन का फर्क, तब समझ में आएगा आनंद और मजे का फर्क, तब समझ में आएगा ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और साइंस का फर्क, तब समझ में आएगा शिक्षा और विद्या का फर्क, तब समझ में आएगा आश्रम और गुरुकुल का फर्क। स्कूल और आश्रम एक ही बात नहीं है, आश्रम और स्कूल का फर्क भी समझना होगा। स्कूल तुम्हें शिक्षा देगा और आश्रम तुम्हें विद्या देगा। जी। तो बात विद्या की करते हैं, तो विद्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या विद्या ग्रहण करने के लिए आज की डेट में सेंटर्स कहाँ हैं? क्या जो सारे उपलब्ध हैं। विद्यालय कहा गया है स्कूल को हिंदी में, शब्द को समझो कि स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहा जाता है, विद्या का आलय है। अब देख लो कितने विद्यालय बने हुए हैं दुनिया में। अब एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसको स्कूल कह रही हूँ, मैं उसको विद्यालय कह रही हूँ, उसका काम वही रहने वाला है, उसका आउटपुट वही रहने वाला है। वही कह रहा हूं मैं कि शिक्षा को विद्या से बदलो, शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। अच्छा और खराब पैसा समझना है तो शिक्षा को विद्या में बदल दो, तो तुम्हें अच्छे और खराब पैसे की पहचान होने लग जाएगी। जी, ये बात तो ठीक है कि जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ रही है उतनी ही ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ, हमें पैसे की जात का एब्सोल्युटली कुछ नहीं आइडिया होगा, जिसकी वजह से वो पैसा अल्टीमेटली बीमारी बनता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि शिक्षा को विद्या में कैसे बदला जा सकता है। अभी मान लीजिए कोई स्कूल लगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पहले इसको समझना है तो इससे समझो कि विद्या को शिक्षा में क्यों बदला गया। अगर इसको
समझ लोगे तो वापस बदलना बहुत आसान हो जाएगा। विद्या का एग्जाम्पल क्या था? आप कह रहे हैं विद्या को शिक्षा में बदला, तो विद्या कब कब कहाँ दी जा रही थी? सांदीपनी आश्रम, अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन का गुणतंत्र, गणतंत्र को गुणतंत्र में बदल दो और शिक्षा विद्या में बदलनी शुरू हो जाएगी। इतना आसान है। और उसके ऊपर 2014 से ऑलरेडी कार्य चल रहा है, ऑलरेडी चेंज शुरू हो चुका है 2014 से। बस अभी उसको शिक्षा का अभी आधार शिक्षा ही ले रखा है, लेकिन नया सिस्टम एनईपी 2020 आ चुका है। उसको जब जैसे ही वो काम करना शुरू कर देगा तो शिक्षा विद्या में बदलनी शुरू हो जाएगी। जी, सिर्फ ये पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है। सिर्फ अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें, स्कूल या शिक्षालय में नहीं। अब सोचो कि स्कूल को शिक्षालय क्यों नहीं कहा गया, विद्यालय ही क्यों कहा गया? तो ये बात समझने वाली है कि अगर भारत देश भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति जिसको कहा गया है वो यही है। उसी ने दिया शब्द विद्यालय। शिक्षालय नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो इसलिए वो किसी ने अडॉप्ट ही नहीं करी, वो किसी ने बनाई भी नहीं, विद्यालय ही रखा। सिर्फ उसमें शिक्षा देने लग गए। प्रॉब्लम ये हो गई, गलती यहां पर हुई कि हमने विद्यालय में शिक्षा देनी शुरू कर दी और इसीलिए वो मरने लग गए। वो तेजी से, कितनी तेजी से मरा। सोचो कि शिक्षा जो है कब बनी? शिक्षा बने ज्यादा से ज्यादा 200 साल भी नहीं हुए, उससे पहले विद्या चलती थी। 500 साल पहले विद्या चलती थी। 500 साल से विद्या को शिक्षा में कन्वर्ट करना शुरू किया और इफेक्टिव हुई तकरीबन ओनली 150 साल से, ज्यादा नहीं पुरानी है। 1857 का जो गदर था वो आधारित था विद्या पर उसको शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये समझ लो कि 1857 से शिक्षा आनी शुरू हुई है, उससे पहले विद्या थी। और 2014 से हम लोग वापसी विद्या की तरफ चल दिए। अब ये कैसे कह सकते हैं कि 2014 से हम वापसी विद्या की तरफ चलती है? क्योंकि ये कलिका अवतार करके गए हैं। कलिका अवतार 2014 में चले गए थे और 1960 में आए थे। उन्होंने ये सारी परिवर्तन उन्होंने ही किए हैं और उसी का परिणाम है कि एनईपी 2020 आ सका, जो एक इंटरमीडिएट स्टेप है शिक्षा और विद्या के बीच का। पहला स्टेप है शिक्षा विद्या की तरफ, शिक्षा से विद्या की तरफ मूवमेंट का पहला स्टेप है एनईपी 2020। अगर समझोगे इस बात को तभी पता लगेगा। और ये अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा है ठीक से? क्योंकि जो लोग हैं वो शिक्षा वाले हैं, विद्या वाले लोग अभी हैं नहीं। और विद्या के लोग मिल जाएंगे अगर आप नवीन समय चक्र को, दक्षिण्य संवत को समझना शुरू कर देंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी आ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 3 साल, 3 साल में पूर्ण परिवर्तन संभव है और हो सकता है जल्दी हो जाए। अगर सरकार इसको करेगी तो हो सकता है जल्दी हो जाए। इसीलिए एक अभियान चलाया गया था 2006, 15 जुलाई 2006 के भारत विश्व गुरु और कालका जी दिल्ली शिक्षक, विश्व शिक्षक और हरियाणा विश्व अध्यापक। तो ये अभियान एक चल रहा है जिसके बारे में अभी चर्चा शुरू हुई थी 19 तारीख को अग्रसेन पीठ की स्थापना की घोषणा होने वाली है, जो विद्या पर आधारित शिक्षा को प्रमोट करेगी,
सिखाएगी, पहला गुरुकुल खोलेगी। जी अश्विनी जी, आप महाराजा अग्रसेन की गणतंत्र व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। गणतंत्र को इम्प्लीमेंट करना आसान था, क्योंकि इसमें हम देख लेते हैं, गिन लेते हैं कि इतने वोट्स हैं, मेजॉरिटी इसको मिल रही है, तो ये राजा बनेगा। सॉरी, लेकिन एक मिनट, होल्ड इट। आप बात को समझो। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, इनोवेटिव और मॉडिफिकेशन। तो जो गुणतंत्र था वो इनोवेशन था, और जो गणतंत्र है वो मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन कैसे कि आप एक कबाड़ी की दुकान में गए, वहां पर 500 चीजें पड़ी थी, 500 गाड़ियां खड़ी थी, हर गाड़ी में से तुमने बेस्ट पार्ट निकाल लिया और एक नई गाड़ी तैयार कर दी। तो गणतंत्र बेसिकली कबाड़ी की दुकान से बना हुआ सिस्टम है, ऑब्सोलीटेड सिस्टम है। तो उसको तुम्हें चलाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा। बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी, स्वस्थ कभी नहीं हो सकते, परिवार कभी बनेगा नहीं, और इंडिविजुअल प्राणी कभी रहेगा नहीं, और रोबोट्स चलेंगे, इंसान नहीं रहेगा। इंसान नाम की चीज खत्म हो जाएगी, और ये फिल्मों में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। जी, गणतंत्र व्यवस्था, जिसको आज हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, दुनिया के ज्यादातर देशों में ये चल रही है। इसके हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, ये हम देख पा रहे हैं। यस, मानवता खतरे में है, ये स्टेटमेंट भी हम दे सकते हैं। लेकिन जब हम गणतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके सूत्रधार हुए महाराजा अग्रसेन जी, तो गणतंत्र व्यवस्था ये कहती है कि जो योग्य है वही राजा बने, वही लीडर बने, जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी योग्यता है। देखो, गणतंत्र को स्थापित करने के लिए वही तो किया इन्होंने। गणतंत्र को हटा के गणतंत्र का उपयोग करके गणतंत्र पर शिफ्ट कैसे किया, यही तो मैं बता रहा था अभी तुम्हारे को। कबाड़ी की दुकान में गए, 500 गाड़ियां खड़ी थी, हर गाड़ी का बेस्ट पार्ट ले लिया। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। हर गाड़ी का बेस्ट पार्ट ले लिया और नई गाड़ी बना दी। तो गणतंत्र को उपयोग करके गणतंत्र पे शिफ्ट कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। एक ही नई गाड़ी नई गाड़ी को ढूंढना चाहिए था, नए ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए था जिसमें महाराजा अग्रसेन के गुण हो। समस्या यहीं से शुरू हुई कि ऐसा इंसान मिलेगा कहाँ? मिल गया, हम उसे पहचानेंगे। किसने कहा? आज की तारीख में देख लो तुम। 2014 में मोदी जी आए थे क्या? 2014 में आए थे मोदी जी? मोदी जी तो बहुत पहले से आए हुए हैं। तो मिला कि नहीं मिला? आज पूरा वर्ल्ड देखो, आज समझो बात को। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात के 2014 की बात मैंने क्यों करी? क्योंकि कलिका अवतार 2014 में चले गए थे, नई व्यवस्था को सेट करके, और मोदी जी को ट्रेन करके गए हैं। वो मोदी जी को ट्रेन करने का मतलब है मोदी जी की टीम को ट्रेन करके गए हैं। वो ऐसे ही नहीं चले गए हैं, पूरा का पूरा उनको एक रास्ता दिखा करके गए हैं नया, कि क्या होगा नया रास्ता। दक्षिण्या संवत अभी मोदी जी को पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, नवीन समय चक्र का मुझे नहीं मालूम उनको पता है कि नहीं पता है, पर उनको यह पक्का पता है कि आज की तारीख में वो नई व्यवस्था आ चुकी है और उसको इंप्लीमेंट करवाना है। उसी के चलते उन्होंने इंटरमीडिएट स्टेप सारे के सारे लिए, और आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को पहचान रहा है। तो ये कैसे हो गया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही इंसान निकल करके आया? कैसे हुआ ये? एक निकल कर आया, एक उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, दूसरा उसे विरोध। देखो, नहीं, यही फर्क है। वो सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने गणतंत्र को छोड़ करके गणतंत्र पर शिफ्ट कर गए थे। आज अगर हम गणतंत्र पर शिफ्ट कर जाते हैं तो ये समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। आपको मोदी जी जैसे 1 करोड़ लोग मिल जाएंगे। मोदी जी की टीम को समझो। तुम क्या सोचते हो मोदी जी की टीम कितनी बड़ी है?
मोदी जी की टीम में 12 करोड़ लोग हैं। 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं मोदी जी की टीम में। लोग कहते हैं मोदी जी मोदी जी। 12 करोड़ लोगों को पता है कि नेता बनने लायक यही है, पर मोदी जी टीम 12 करोड़ लोगों की है। लोग कहते हैं अकेला क्या कर लेगा। लोगों को पता ही नहीं है कि मोदी जी की टीम कितनी बड़ी है। ये 12 करोड़ का आंकड़ा आप कहाँ से लाए हैं? यही तो सर्वे है, यही तो गणित है, यही तो करना था। गुणतंत्र का यूज करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। जब गुणतंत्र को समझना शुरू करोगे, विद्या को समझना शुरू करोगे, तब समझ में आएगा कि डेटा माइनिंग क्या होती है। तुम जो ये एआई वाले डेटा माइनिंग कर रहे हैं, ये तो कबाड़ है, कूड़े में से कूड़ा निकाल रहे हैं। 12 करोड़ कम से कम लोग हैं मोदी जी की टीम में, तभी पूरा विश्व उनको समझ पा रहा है। पूरा विश्व 800 करोड़ लोग हैं विश्व में, और उसमें मात्र 12 करोड़ है मोदी जी की टीम में। मात्र 12 करोड़ 800 करोड़ में। और उन 12 करोड़ में से मोदी जी को चुना हुआ है कि हाँ, कामयाब मोदी जी ही होंगे, लीडर मोदी जी ही बन सकते हैं। पर बाकी सब भी, क्योंकि टीम का कंसेप्ट गणतंत्र में आ ही नहीं सकता, वो सिर्फ गुणतंत्र में आएगा। टीम बनाने का जो काम है, ये वासुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, एक्चुअली वो वासुदेव कुटुंबकम था, जो कि मोदी जी ने समझा जो 12 करोड़ की टीम है वो वासुदेव कुटुंब है। और वो टीम को जानते हैं कि टीम का मतलब क्या होता है। मान लो कल को मोदी जी चले जाते हैं शरीर छोड़ करके, तो उन 12 करोड़ में से कोई एक मोदी जी बन जाएगा। 12 करोड़ में से एक मोदी जी निकालना है बस, और कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 12 के 12 करोड़ ही मोदी जी बनने लायक हैं। ये जो 12 करोड़ लोग हैं, क्या ये शिक्षित नहीं है? क्या इन्होंने शिक्षा की जगह विद्या ग्रहण की है? मोदी जी एग्जाम्पल दिखते हैं, लेकिन क्या ये 12 सबने करोड़ विद्या ली है। सॉरी, सबने विद्या ली है, सबने विद्या ली है, सारे के सारे विद्यार्थी रहे हैं। कोई भी इनमें से शिक्षार्थी नहीं है, सभी विद्यार्थी हैं। सभी स्कूल गए, लेकिन विद्यालय गए, स्कूल नहीं गए। फर्क है ये। जी, ऐसे विद्यालय हैं कहाँ जो अभी भी विद्या दे रहे हैं ऐसे लोगों को? ऐसे विद्यालय घर में है, ऐसे विद्यालय घर में है। स्कूल वहां जाते थे शिक्षा लेने के लिए, और घर में विद्या लेते थे। माता ने सिखाया, शिवाजी को समझो, माता ने सिखाया, तो माता को इसीलिए गुरु कहा गया है। पर शिक्षा के चक्कर में माता ने गुरु पद को खो दिया है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो कुच्छल वेद चक्र आया, अब बताना पड़ा, वो इसीलिए बताना पड़ा कि कन्या को माता बनना क्यों जरूरी है। माता मतलब माता गुरु क्यों होती है, ये समझना जरूरी है। कन्या माता बनेगी या नहीं बनेगी मुझे नहीं मालूम, पर हर कन्या को माता कन्या ही बन सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माता क्या होती है ये कन्या ही समझ सकती है, क्योंकि कन्या को ही वो सारे गुण मिले हुए हैं जो माता को होने चाहिए। वो सारे गुण कन्या के पास ही है, तो कन्या के पास कोई चॉइस है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो कन्याओं को समझना होगा कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अगर वो तुम्हें विद्यालय में नहीं डालते तो। अगर वो तुम्हें शिक्षा में डाल रहे हैं और विद्यालय में साथ में नहीं डाल रहे, तो उन पेरेंट्स को तुम्हें छोड़ देना चाहिए और शिक्षालय में जाओ। कोई वो नहीं है, एनईपी 2020 जब तक पूरा एप्लीकेबल नहीं हो जाता तब तक तो तुम्हें शिक्षालय में जाना ही पड़ेगा, और एनईपी 2020 भी तुम्हें शिक्षालय ही बता रहा है। तो विद्यालय को तुम अलग से 2 घंटे लगाने शुरू कर दो, मात्र 2 आवर्स अ डे लगाने शुरू कर दो, तो तुम्हारा इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, तुम्हारा कैरियर परफेक्ट बनेगा। तुम्हें कॉल ऑफ नेचर अटेंड करनी अच्छे से आ जाएगी, और अपनी माँ को साथ लेकर के आना अगर तुम टीनेजर हो तो, क्योंकि आज का जो लॉ है वो ये कहता है
कि 21 साल से पहले या 18 साल से पहले, 18 साल है शायद वो बालिग होने की, वो तो 18 साल से पहले तुम कॉल ऑफ नेचर अटेंड करना नहीं सीख सकते। मतलब कमाल है, शिक्षा ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया कि कॉल ऑफ नेचर तुम्हें 13 साल की में आ जाती है, 12 साल में आ जाती है, 11 में आ जाती है, 10 में आ जाती है, कुछ को तो 9 में भी आने लगी है। और कॉल ऑफ नेचर को अटेंड करना सिखाया है, सीख सकते हो तुम सिर्फ 18 साल के बाद। कितना बड़ा अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। और कन्याएं बोलती नहीं है इस बारे में, महिलाएं बोलती नहीं है, माएं बोलती नहीं है। कौन बोलेगा? नारियों को क्या हो गया? 18 साल का उनको कह रहे हैं और कॉल ऑफ नेचर उनको 12 साल की उम्र में आ रही है, तो उसको हैंडल करना कौन सिखाएगा? कैसे सीखेंगी वो? तो मेनोपॉज को हैंडल करना कैसे सीखेंगी वो? कब सीखेंगी? बीमार तो रहेंगी। तो माओ को अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी। जी। तो विद्यालय, और ये विद्यालय फिलहाल सिर्फ घर में हो सकता है, जिसमें माँ पहली गुरु होती है बच्चे की। यानी कि माता पिता, जो हम कहते ही हैं कि माता पिता ही संस्कार दे सकते हैं बच्चों को, ये बात हो रही है विद्या की, जिसके माध्यम से हमें लीडर्स मिल सकते हैं जो गुणी व्यक्ति हों, गुणवान हों। और गुणतंत्र व्यवस्था में लीडर्स, ऐसे गुणी व्यक्ति ही हमें वो रिजल्ट दे सकते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने गुणतंत्र व्यवस्था के बारे में ही बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं जो कुच्छल चक्र, जिसके बारे में कल इंट्रोडक्शन आपने दी है कि कुच्छल चक्र इज ऑल अबाउट व्यवहार ज्ञान, सभ्य समाज इसी के द्वारा बन सकता है, कुच्छल चक्र के द्वारा। और विशेषता है ये विद्या, प्रोबेबली मैं इसको विद्या ही कहूंगी, जो एजुकेशन कुच्छल चक्र की हमें लेनी है। और ये नारियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नारियों के लिए ही जरूरी है एक्चुअली ये, क्योंकि पुरुष तो इसको समझ ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इसमें शायद एक ज्ञान है जो पुरुष समझ सकता है, नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान। जो नाड़ी ज्ञान है वही एक ज्ञान है जो पुरुष समझ सकता है, सीख सकता है, लेकिन बाकी सारे ज्ञान तो नारी ही सीख सकती है, पुरुष सीख ही नहीं सकता। परिवार ज्ञान, हाँ, नारी की, क्योंकि पहली माता जो है, नारी को, माता को गुरु कहा गया है, तो नारी सीखेगी तो वो लड़के को सिखा देगी। मतलब नारी ही पुरुष को सिखा सकती है। मेरा मतलब कहने का यह था कि विद्यालय जो है वो सिखा तो देगा, नाड़ी ज्ञान तो सिखा देगा, पर उतनी तपस्या करने के लिए पुरुष तैयार ही नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां है। और नारी जो है वो पुरुष को सिखा सकती है, पत्नी पति को सिखा सकती है, माँ बेटे को सिखा सकती है, माँ बेटे को सिखा सकती है, पर पुरुष को नहीं सिखा सकता। मेरा कहने का मतलब ये था। इसमें एक प्रश्न मेरा ये है कि नाड़ी ज्ञान क्या हर एक महिला को, एक फीमेल को आना ही चाहिए? जैसे वैद्य हकीम नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगाते थे, क्या वो नाड़ी ज्ञान हर फीमेल को आना चाहिए? एक बात बताओ मेरे को, रोटी बनानी हर फीमेल को आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्यों? कहां लिखा है? खाएगी क्या? तो ऐसे ही स्वस्थ कॉल ऑफ नेचर अगर नारी को आती है तो कैसे पता लगेगी कि कॉल ऑफ नेचर आने वाली है? क्यों इतना सफर कर रही है कॉल ऑफ नेचर के ऊपर? उसके लिए क्या तैयारी करनी है वो कैसे पता लगेगा? नारी से शायद हम ये पता कर पाए कि कॉल ऑफ नेचर आने वाली है। क्या तैयारी करनी है ये भी हम नाड़ी से ही पता कर पाएंगे। हर चीज, नाड़ी तुम्हें हर चीज बताती है कि प्रिपरेशन जो तुम कर रहे हो वो प्रिपरेशन ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सिग्नल देती है, वार्निंग देती है, हर चीज बताता है नाड़ी ज्ञान। सारे जो वार्निंग सिग्नल्स है और जो रिजल्ट्स है वो सारे नाड़ी बता देती है। तो ये इसीलिए नाड़ी के लिए साथ जोड़ा गया, क्योंकि नाड़ी को बहुत ज्यादा कॉल ऑफ नेचर आती है। इनफैक्ट हर महीने आती है, इनफैक्ट हर रोज आती है,
चंद्रमा के साथ उनकी कॉल ऑफ नेचर बदलती है, चंद्रमा की मोशन के साथ, चंद्रमा की मूवमेंट के साथ। ये समझ लो तुम कि चंद्रमा की मोशन के साथ उनके इमोशंस जुड़े हैं, और इमोशंस ही नाड़ी ज्ञान में पढ़े जाते हैं, नब्ज ज्ञान में इमोशन ही पढ़े जाते हैं। इसलिए नाड़ी को ये आना बहुत जरूरी है। कम से कम चंद्रमा की मोशन के साथ, चंद्रमा जिस तरीके से चल रहा है तुम्हारी लाइफ उसी तरीके से चल रही है, घट रही है, बढ़ रही है। मतलब कमाल है, तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि चंद्रमा की पूजा तुम क्यों करते हो, और तुम्हारी मजबूरी है चंद्रमा की पूजा करना। अगर तुम कॉल ऑफ नेचर को ठीक से अटेंड करना चाहते हो, तो ठीक से भुगतना चाहते हो, तो क्योंकि ब्लू ब्रिजो एनर्जी चंद्रमा रिलीज करता है, चंद्रमा देता है रात को। सारी इमोशंस फीमेल की रात को ही डेवलप होती है। सारे वेरिएशन, क्रोध, प्यार, गुस्सा, हर चीज का इफेक्ट रात के टाइम पे मैक्सिमम होता है। सारी इमोशंस उसकी रात में निकलती है चंद्रमा की प्रेजेंस में। नहीं, दिन में भी गुस्सा करती है नारी, या इमोशंस दिखाती है, एक्सप्रेस करती है। डे टाइम में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है। देखने वाला होता कौन है, किसके ऊपर दिखाती है? घर में बच्चे हैं सपोज, बच्चे स्कूल चले गए, ओके, तो शाम दोपहर को 2 बजे बच्चे अगर हैं किसी फीमेल के पास, रोटी बनाने से, हाँ ठीक है, वो एक्चुअली जो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो फ्रस्ट्रेशन है, इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस चंद्रमा से लिंक नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। फर्क समझो, इमोशंस गिवन बाय मून, इमोशंस गिवन बाय फ्रस्ट्रेशन। तो यही फर्क एक पर्टिकुलर शिक्षा और विद्या का, यही चीज है। शिक्षा और विद्या में यही चीजें समझ में आने लगती हैं। जब तुम विद्या की तरफ चलोगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन और इमोशंस गिवन बाय फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस गिवन बाय मून वेरिएशन, you will be able to understand only in vidya, not in shiksha. जी, तो बेसिकली जो ये कुच्छल चक्र है, ये इसमें नाड़ी ज्ञान और परिवार ज्ञान, इस तरह की 5 विधाएं दी गई हैं, जो कि कुल मिला के ऐसी विद्या है जो हर फीमेल के पास होनी चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली एजुकेट करती है अपने बच्चों को, पति को। शी इज द वन हू इज गाइडिंग। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं तो एक मिनट यहाँ पर मैं ये कहूंगा, क्योंकि आज 8वां दिन है राजसूय यज्ञ का, तो 8वां जो है शनि का दिन होता है। 8वां दिन शनि का माना। आज क्या दिन है? मंगलवार, वो शुक्रवार है। देखो आज शुक्रवार है, और तारीख क्या है? 11 अगस्त, डे ऑफ डिलीवरी। मतलब कितना इंटरेस्टिंग दिन है। शुक्र का दिन है, 8 शनिवार को, शनि को रिप्रेजेंट करता है, और 11 तो 6, 8 और 11 ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन गया है कि मैं बता नहीं सकता। आज का दिन डिक्लेयर करने के लिए है ये कि नारियों को एक अभियान चलाना चाहिए, बल्कि आज से नारी अभियान ये शुरू किया जाता है कि कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के लिए नारियों को, गवर्नमेंट नारियों को विद्या के अंदर एडमिशन लेने के लिए एनफोर्स करे। नारी शिक्षा, मतलब कुच्छल वेद चक्र जो है, उसको उस आधारित विद्या को सीखने के लिए माताओं को, खासकर बेटियों की माताओं को एनफोर्स करे कि ये शिक्षा ले, विद्या ले। ये अभियान नारियों को चलाना चाहिए। कृष्णिका बनाने का ये अभियान कि हर कन्या कृष्णिका बने, वो अभियान की शुरुआत
आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता शुरू करने का। जी। कृष्णिका बनाने का अभियान ये सरकार द्वारा इन्फोर्स किया जाना चाहिए सभी फीमेल्स के लिए, खासतौर से जो यंग लड़कियां हैं, सो दैट आगे चल के उनको परेशानियों का सामना मिनिमम करना पड़े। जी, एक मिनट, एक चीज पूछ सकता हूँ? आज जो दिवस क्या है, जो दक्षिण्य संवत्सर का दिवस क्या है? जी, क्या दिन है, दिवस है? कुच्छल वेद अवतरण दिवस। ले, बस तो आज से वो शुरू कर दो। कृष्णिका बनो कन्या का दिवस, आज से कृष्णिका बनो कन्या अभियान शुरू कर दो आज से, बहुत अच्छा रहेगा। और कृष्णिष्ट मंदिर से शुरू करो इसको, बहुत ही बढ़िया रहेगा। निश्चल कन्या यानी कुच्छल कन्या बनाना है। कृष्णिका का मतलब है कुच्छल कन्या, जो छल को कुचलना जानती हो, वो कन्या जो छल को कुचलना जानती हो, कृष्णिका उस कन्या को कहा जाता है। तो कुच्छल कन्या बनो अभियान कर सकते हो, या कृष्णिका बनो अभियान, जो भी तुम्हारे को नाम ठीक लगे, दोनों ही रख सकते हो। टैगलाइन वो रख सकते हो और वो रख सकते हो। ऐसे करके एक अभियान आज से शुरू करके डिक्लेयर कर सकते हो। तुम लोग करना चाहिए मेरे ख्याल से। सही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। कृष्णिका बनो कन्या अभियान शुरू करने का। जी, आज कृष्णिष्ट मंदिर से शुरुआत कर दी जाएगी, कर दी गई है, ऐसा कह सकते हैं। अनाउंसमेंट इसकी इस लाइव के तुरंत बाद हम कर देंगे। कृष्णिका बनो, दिन आज तो डिक्लेयर कर दो खाली एक पोस्ट बना करके, पर छठी को इसको वो करना है कि 16 अगस्त। जी नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाँ 16 तारीख को। वो पूर्णाहुति भी तो है शायद उसी दिन, राजसूय यज्ञ की। जी, तो राजसूय यज्ञ पूर्णाहुति से ये शुरुआत हो जाएगी। वाह, कमाल है जी। 16 अगस्त को अधिक मास भी संपन्न हो रहा है, पुरुषोत्तम मास भी पूर्ण हो रहा है 16 अगस्त को। और तो बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया, और विष्णु जाते जाते ये देकर के जा रहे हैं, मतलब कमाल है जी। तो अब हम बात कर रहे थे, कृष्णिका बनो अभियान की बात हो रही थी। समय तकरीबन हो चला है। एक और बस छोटा सा डिस्कशन आपसे करना था कि जब फीमेल कम्युनिटी की हेल्थ या उनकी फ्यूचर की बात आती है, और हम पब्लिक में जैसे स्कूल प्रिंसिपल्स या सरकारी तौर पर हम ये बात उठाते हैं कि महिलाओं के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, तो कुल मिला के सारी बात हाइजीन से रिलेटेड एजुकेशन या खान पान से रिलेटेड एजुकेशन, साफ सफाई और खान पान, इन दो सब्जेक्ट्स पर सिमट करने जाती है। हालात ये हैं, मैं गायनी नेचुरोपैथ हूँ तो इसलिए ये स्टेटमेंट दे सकती हूँ। हालात ये हैं कि चाहे कोई महिला किसी सरकारी पोजीशन पे बैठी हो, नेता हो, एक्ट्रेस हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, या गांव के किसी दूर दराज एरिया में रहती हो, समस्याएं वो झेल रही है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि जब उनके बारे में कुछ करने की बात आती है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, या सिर्फ एक बात कहूंगा यहाँ नारेबाजी की जाती है। अगेन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा यहाँ पर कि इसमें किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। महिलाओं को खुद जागरूक हो रहे हैं और वो ट्रेनिंग ले ले, उसमें विद्यालय बनाना है, करना क्या है उसमें? कन्या ये तो महिलाएं अपने आप कर सकती हैं। ये बल्कि हर महिला को ही अपने आप को समझ करके शुरू कर देना चाहिए। तो ये किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। महिलाएं ही एक दूसरे को कहना शुरू कर दे तो उससे ही सारा सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने पड़ोसियों में, अपने अपने घरों में अपनी अपनी बेटियों को ही करवाना शुरू कर दे तो अपने आप सुधार हो जाएगा।
नहीं तो ये देख लो कि सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है। स्टार्ट एक्सपेक्टिंग के तुम्हारे बच्चे उनके विचारों के कैरियर शुरू होने से पहले ही सुसाइड ना कर लें। खासकर कन्याएं, बहुत बहुत जरूरी है ये समझना। अगर उससे बचाना चाहते हो तो आज से ही इस अभियान से जुड़ जाओ, जोड़ने की शुरुआत कर दो। जी महाराजा अग्रसेन की गणतंत्र व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है कृष्णिका बनो अभियान, क्योंकि जब तक कन्याएं ही कृष्णिका नहीं होंगी तब तक हम एक गणतंत्र व्यवस्था इम्प्लीमेंट हो जाएगी ये नहीं इमेजिन कर सकते। तो आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पब्लिक अनाउंसमेंट इसका राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति पर रहेगा। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि महिलाएं ही एक दूसरे को जागरूक करें। जितनी महिलाएं आपस में डिस्कशन कर सकती हैं, इसके बारे में बातचीत करके ये प्रोग्राम शुरू कर सकती हैं, उतना ही तेजी से ये मैसेज स्प्रेड होता जाएगा। एंड हमारे पास सोशल मीडिया तो अब है ही, अपने आप फैलता चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फैलता चला जाएगा। जी, तो अश्विनी जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने फीमेल कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए जो एफर्ट आप कर रहे हैं, लगातार अनथक प्रयास जो आपका चल रहा है, इसको मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको और भगवान को कि आज के इस दौर में ये कल्पांत हम देख रहे हैं। आज के लिए प्रणाम। जय कृष्णेश, शुक्रायु भगवान की जय। शुक्रायु भगवान की जय। जय जय कृष्ण। 16 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन जाता है, क्योंकि शुक्रायु षष्टक की पूर्णाहुति का भी दिवस वही है, 16 अगस्त। राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति भी 16 अगस्त को हो रही है और इस वर्ष पुरुषोत्तम मास का समापन भी 16 अगस्त को ही हो रहा है। इसी दिन पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी कृष्णिका बनो अभियान की। महिलाओं के लिए एक ऐसा अभियान है जिससे हर महिला को जुड़ ही जाना चाहिए, वो सीखे, समझे और आगे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करे कि कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना हमें सीखना ही है। और सरकारी तौर पर ये आवश्यक होना चाहिए हर एक लड़की के लिए, हर एक कन्या के लिए, बच्चियों के लिए ये कंपल्सरी होना चाहिए, सो दैट दे डोंट सफर इन देयर लाइफ। सिर्फ एजुकेशन, डिग्रियां या सो कॉल्ड हाइजीनिक कंडीशंस आर नॉट गिविंग अ गुड फ्यूचर टू आवर फीमेल कम्युनिटी। दैट इज द फैक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट। कृष्णिका बनो अभियान इज द आंसर। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल। आप देख रहे थे लिव 16 अशोक क्लब, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल के साथ।